नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज एक बेहद संवेदनशील विषय के साथ आपके सामने हूँ। दिव्यांग या स्पेशली एबल्ड पीपल एक ऐसा वर्ग है जो बेहद खास है। ये बेहद सक्षम भी है, बेहद आत्मनिर्भर हैं, लेकिन विडंबना ये है कि समाज में कहीं न कहीं ये पिछड़ जाते हैं। इन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि तमाम सुविधाओं तक अपनी पहुंच बनाने में इन्हें लगातार कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसके कारण वे शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में काफी पीछे रह जाते हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों, खासकर दिव्यांग वकीलों की कठिनाइयों को समझने और न्याय प्रणाली तक उनकी पहुंच बेहतर बनाने में अपने परिसर का व्यापक, जिसको कहा जाए डिसेबिलिटी ऑडिट, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट या सुलभता लेखा परीक्षण कराने का निर्णय किया है। पिछले दिनों विश्व दिव्यांग दिवस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने वाले दिव्यांगों की समस्याओं का आकलन करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार करने का भी काम सौंपा गया है। समिति सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, मुवक्किलों और प्रशिक्षुओं से भी इनपुट लगातार मांग रही है। देश में करीब 2.13% आबादी दिव्यांग है। ये आबादी करीब 2.25 करोड़ की होती है। दिव्यांगता की आबादी में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। देश की अधिकांश दिव्यांग आबादी, जो कि 69% है, वो गांवों में है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी किया था। मकसद था दुनिया भर में दिव्यांगों के लिए न्याय प्रणाली तक पहुंच को आसान बनाना। दिशा निर्देश में मुख्य तौर पर जो बातें कही गई वो कुछ इस तरह से हैं। दिव्यांगता के आधार पर किसी को भी न्याय तक की पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। दिव्यांग को कानूनी नोटिस और सूचना को समय पर सुलभ तरीके से प्राप्त करने का अधिकार होगा। उन्हें मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता का अधिकार होगा। उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपराधों के बारे में शिकायत करने और कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है। न्याय प्रणाली में कार्यरत सभी लोगों को दिव्यांगों के अधिकारों पर जागरूक और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये अहम दिशा निर्देश माने जाते हैं और अगर इनका पालन किया जाए तो आधी समस्या खुद ब खुद हल हो सकती है। दरअसल 2007 में भारत ने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज या UNCRPD समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि करने के बाद एक अधिनियम बनाया गया, जिससे कि 1995 PWD अधिनियम 1995 के स्थान पर एक नया कानून बनाने की प्रक्रिया 2010 में शुरू की गई। फिर दिव्यांगों के हक को सुरक्षित करने के लिए दिव्यांग जन अधिकार नियम 2016 बनाया गया। दिव्यांगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया। केंद्र इसे और भी बढ़ा सकता है। यह अधिकार केंद्र के पास अभी भी है। राष्ट्रीय तथा राज्य कोष बनाने की भी बात कही गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भी रखा गया, जो इस वर्ग के हितों की देखरेख करता है। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए लागू किए गए कानूनों में व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा को तवज्जो दिया गया, जिसमें स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता भी शामिल है। अधिनियम में सामाजिक समावेश पर जोर दिया गया है और भेदभाव हटाने पर भी काफी बल दिया गया। वैसे जमीनी स्तर पर यह कितना कारगर है, इस पर आज भी सवाल है। तमाम कोशिशों के बाद भी स्थिति भयावह है। दिव्यांगों के खिलाफ अपराध का मसला बढ़ रहा है, खासतौर पर दिव्यांग युवतियों का, जिस पर पुलिस और न्यायालयों को दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की तरफ से दिशा निर्देश भी मिला। इसके अलावा समय समय पर अदालतों ने अपने फैसलों से दिव्यांगों के हितों की रक्षा करने की कोशिश की है। ऐसे में दिशा निर्देश से ज्यादा जनता और अधिकारियों में जागरूकता और सही ट्रेनिंग की जरूरत दिखती है, जिससे कि इस खास वर्ग को न्याय
समुचित रूप से और सही समय पर मिल सके और उनके हितों की रक्षा हो सके। आज हम इसी संवेदनशील मसले पर चर्चा करेंगे। इसके लिए बेहद खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जिसमें हम आपको विस्तार पूर्वक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालतें किस तरह से दिव्यांगों के पक्ष में हमेशा रही हैं और अब इस नई कोशिश से क्या फर्क पड़ने वाला है। नागरिकों के संवैधानिक हकों की रक्षा के लिए अदालतें हमेशा तत्पर रहती हैं, फिर चाहे वो दिव्यांगों की नौकरी का मामला हो या फिर आरक्षण का, या उनकी गरिमा और सम्मान को बनाए रखने का मसला हो। अदालतों ने अपने फैसलों से ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो दिव्यांगों को समाज में उचित जगह देता है। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे कुछ अदालती फैसलों पर। डेफ एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अदालत ने कहा, राज्य श्रवण बाधित व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा करे। श्रवण बाधित व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। वहीं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड मामले में अदालत ने ये कहा कि एक्ट की धारा 33 न्यूनतम 3% प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित करता है। एक्ट 5% प्रतिनिधित्व सार्वजनिक और निजी उपक्रम में सुनिश्चित करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस रवि प्रकाश गुप्ता के मामले में कोर्ट ने कहा, जरूरी नहीं कि दिव्यांगों के लिए नौकरी आरक्षण चिन्हित हो तभी उन्हें उस कोटे में जगह मिले। सईद बशीरुद्दीन कादरी वर्सेस नजीर अहमद शाह के मामले में कोर्ट ने कहा, दिव्यांगों को नौकरी में अगर तकनीकी सुविधा की जरूरत है तो मिलनी चाहिए। सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में अदालत ने कहा, रेप के कारण हुई गर्भावस्था की समाप्ति पर गर्भवती महिला की सहमति अनिवार्य है। और रंजीत कुमार रजक वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने कहा कि कठिनाई परीक्षण के बोर्ड से संतुष्ट होने पर राज्य को दिव्यांगों को उचित रोजगार प्रदान करना चाहिए। ये तो थे कुछ ऐसे अदालती फैसले जिससे समाज में दिव्यांगों के साथ भेदभाव या दुर्व्यवहार को रोका गया। आज इसी न्याय की चौखट पर अगर हमारे भाइयों और बहनों को आने में दिक्कत हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट की ये पहल जरूर उनकी मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जस्टिस भंवर सिंह, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय जैन जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं NLSIU बेंगलोर के। और राहुल बजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अटॉर्नी हैं, लीगल पॉलिसी मेकर के। और साथ में हम लोग जोड़ रहे हैं, आपके सामने रखेंगे कविंद्र कुमार गिल साहब को, जो मशहूर अधिवक्ता भी हैं और दिव्यांग भी हैं, और जिसको कहा जाए कि इन तमाम समस्याओं से खुद ब खुद रूबरू होते रहे हैं। तो इन तमाम एक्सपर्ट्स के साथ आज इस संवेदनशील विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले जस्टिस भंवर सिंह, मैं आपके साथ पास आना चाहूँगी। दिव्यांगों तक न्याय की जो पहुँच की बात हम कर रहे हैं, एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है उसको किस तरह से देखा जाए और कितनी उम्मीद बांधी जाए? दिव्यांग जनों की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं जी। सबसे जो बड़ी बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता श्री रविंद्र भट्ट जी करेंगे। और इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर वो एक नियम और स्पेशल स्कीम बनाकर पेश करे कि कैसे दिव्यांगजनों की सुरक्षा और सहायता हो सकती है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि जो UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं या दूसरी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, उनमें दिव्यांगों को एक राइटर की सुविधा जरूर दी जाए। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिव्यांग का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है। यदि मेडिकल सर्टिफिकेट दिव्यांग होने का दाखिल किया जाता है तो उसको पूरा सम्मान देते हुए उनको सारी सुरक्षा देनी चाहिए, सारी सहायता देनी चाहिए।
बिल्कुल, और इसीलिए शायद ये एक बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। राहुल बजाज जी हमारे साथ हैं, अटॉर्नी हैं और लीगल पॉलिसी मेकर भी रहे हैं। आपसे राहुल जी जानना चाहूँगी कि जो दिव्यांगों के लिए न्याय की पहुँच पर जब बात हुई तो आप 2018 में न्यायपालिका समिति के लिए सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति थे। अब इसे जब स्वीकार कर लिया गया है तो एक तो और इसके लिए रायशुमारी भी शुरू हो चुकी है, तो एक तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर भी, और कमेटी से क्या उम्मीदें हम बांध सकते हैं? काफी सालों से कोशिश रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मेजर्स लिए जाएं, उनका इंटरफेस चाहे फिर वो फिजिकल हो या डिजिटल हो को ज्यादा डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए। जी। इसके लिए सबसे पहले जैसा आपने कहा 2018 में मैंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया था। ऑनरेबल जस्टिस सिकरी तब एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके बेंच के सामने। जी। उसके बाद फिर तो वो वाला मैटर चलता रहा, उन्होंने नोटिस भी इशू किया। मगर फरवरी तो थोड़ा कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो वो बेंच ने उस ऑर्डर को फिर ठीक किया और उसके बाद फरवरी 2019 के बाद से उस मैटर में कुछ नहीं हुआ, वो ठंडे बस्ते में चला गया। जी। फिर उसके अलावा मैंने चीफ जस्टिस को लिखा। जस्टिस बोबड़े जब चीफ जस्टिस थे तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था। जस्टिस ललित जब चीफ जस्टिस थे उनको भी लिखा था, और अभी चंद्रचूड़ जी हैं तो उनको भी लिखा है। जी। अभी ये एक खुशी की बात है कि चंद्रचूड़ जी ने इस बात को लिया है आगे और उन्होंने एक्सेसिबिलिटी कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट में। इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट उम्मीद है कि इससे कुछ एक्चुअल चेंजेस आएंगे और सुप्रीम कोर्ट अपने प्रोसेसेस को और डिसेबल फ्रेंडली बनाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय जैन, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरह से दिव्यांगों के लिए एक्सेस टू जस्टिस अभी तक एक बहुत हद तक एक दुस्वप्न की तरह से था, किस तरह की चुनौती आपने देखी है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये ऐसी चीज़ जो कि संविधान ने सहज ही सबको दी है? Access to justice for specially abled in courts is very challenging. जी। तो आह्वान तो बहुत सारे हैं। फिजिकली बिल्डिंग्स जो कोर्ट्स की है वो एक्सेसिबल नहीं है। फिर टेक्नोलॉजिकली जो वेबसाइट्स होती है कोर्ट की वो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन प्रयास शुरू हो चुके हैं। जी। और मेरे ख्याल से जो नियमावली है कोर्ट्स की उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को समाविष्ट किया गया है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्लाइंड और पीपल ऑन व्हीलचेयर। और चैलेंजेस कोर्ट में आने से लेकर कोर्ट में केस दर्ज करने तक, और कोर्ट में विटनेस करके या कोर्ट में वकीली करने के लिए या जज बनकर किसी भी रोल में अगर डिसेबल्ड व्यक्ति को कोर्ट में आना है तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। बिल्कुल समझा जा सकता है। कविंद्र कुमार गिल साहब, व्हील चेयर से अदालत आने में और वकालत करने में जो परेशानियां होती हैं उससे आप हर वक्त रूबरू होते रहे हैं, किस तरह का अनुभव, और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी कि अब कितना फ़र्क पड़ेगा अगर इस एक तरह से संवेदनशील इसको देखा जाए एक पहल को? एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं जब आप अपने घर से निकलते हो, और स्पेशली आप लीगल प्रोफेशन में एज एन एडवोकेट जब आप कोर्ट में जाते हो तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं। बट अभी कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इनिशिएटिव लिया है वेरी अप्रिशिएबल। और इससे क्या है कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोर्ट के सामने आएंगी, उनको लेके एक व्यू बनेगा, उनको लेके एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए एक रोड मैप तैयार होगा, जिससे उनकी जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको लेके कोर्ट के सामने जब चीजें आएंगी
तो डेफिनेटली एक रोड मैप तैयार होगा उनको सॉल्व करने के लिए, उनको रिजॉल्व करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं माननीय जज साहब चंद्रचूड़ जी का बड़ा तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इसको स्टार्ट कराया जी। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया। जस्टिस भगवत सिंह, अब जब एक्सेस टू जस्टिस पे बात हो रही है, खासकर दिव्यांगों के मद्देनजर, किस तरह से न्याय तक पहुंच बढ़ाया जाए और क्या सुझाव हो सकते हैं आपकी तरफ से इस क्षेत्र में? इस बात का प्रश्न है कि न्याय दिव्यांगों तक कैसे पहुंचे। मेरा सुझाव होगा कि हर जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन हो, वो लीगल एड कमेटी के तहत काम करे या लीगल एड कमेटी को ही दिव्यांगों के सारे मुद्दों को सौंप दिया जाए और ये निर्देश दिए जाएं कि वो दिव्यांगों को प्रायोरिटी पर अपनी सहायता देंगे। इसके अलावा हर जिला स्तर पर एक विशेष अदालत का भी प्रोविज़न होना चाहिए ताकि उनके केसेस जो है प्रायोरिटी पर सुने जा सकें और उनको न्याय मिल सके। अभी तक सभी जगह कोर्ट्स का क्रिएशन नहीं हुआ है। बहुत कम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर दिव्यांग अधिनियम 2016 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों का गठन किया गया हो। इसके अलावा हाई कोर्ट स्तर पर भी एक जज को ऑनरेबल चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो दिव्यांग व्यक्तियों के केसेस को प्रायोरिटी पर सुनेंगे ताकि उनको न्याय जल्दी से जल्दी मिल सके। राहुल जी, जब आप लोगों ने सुझाव दिए थे तो उसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स की मांग की गई थी। आखिर क्या आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा? हमें ऐसा नहीं लगता है कि एक लंबे सुविधा की जरूरत है, लंबी एक प्लानिंग की जरूरत है, या शॉर्ट टर्म मेजर एटलीस्ट शुरुआत के रूप में देखी जा सकेगी? What the most pressing, सबसे प्रेसिंग इश्यूज जो हैं, नंबर एक, उनको ये मेक श्योर करना रहेगा कि एक डिसेबल्ड इंसान जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कैसे वो अपने आप में कोर्ट रूम तक पहुंच सके, अपना मैटर में पार्टिसिपेट कर सके। बिकॉज एक इसका एस्पेक्ट तो ये होता है कि आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट का है वो ज्यादा डिसेबल फ्रेंडली बनाओ। दूसरी चीज ये कि उन्होंने मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी फाइलिंग्स हैं वो एक एक्सेसिबल फॉर्मेट में है। सिर्फ नंबर 1 तो सॉफ्ट कॉपी में होना जरूरी है, और नंबर 2 सॉफ्ट कॉपी में भी हर तरीके की नहीं चलने वाली डिसेबल्ड के लिए उनका जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जो ध्यान में रखनी पड़ती है। तीसरी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना चाहिए टू मेक श्योर कि उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फुली डिसेबल फ्रेंडली है। अब मैं जब चंद्रचूड़ जी के लिए जूनियर था, जब उनका 2020-21 के कोर्ट ईयर में, तब उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कुछ चेंजेस उन्होंने सपोर्ट किया था मुझे कि इस बेसिस पे कुछ चेंजेस आए थे, जैसे कि कैप्चा एक एंटर करना रहता है, आप तो जानते ही हैं वेबसाइट्स पे। बिल्कुल। तो वो उन्होंने ज्यादा एक्सेसिबल बनाया। इस तरीके के 2-3 टेक्निकल चेंजेस कराए थे जो भले ही सुनने में बहुत हाई फाई बात लगे मगर एक्चुअल में बहुत फर्क पड़ता है। एक एवरेज डिसेबल्ड इंसान को धक्के नहीं खाने पड़ते फिर चीजें ढूंढने के लिए। बिल्कुल। चौथी चीज ये है कि अब लाइव स्ट्रीमिंग का जमाना आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मेक श्योर करना चाहिए, एक बेंचमार्क बनाना चाहिए जो बाकी कोर्ट भी फिर देश में सब फॉलो करें, कि कोई भी मैटर में अगर डिसेबल्ड लिटिगेंट हो या लॉयर हो तो उनको लाइव स्ट्रीम, उनको मेरा मतलब है लाइव स्ट्रीमिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दोनों चीजें। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उनको ऑप्शन देना चाहिए कि ताकि उनको धक्के ना खाना पड़े कोर्ट रूम में, वो अपने ऑफिस से या अपने घर से मैटर को अटेंड कर पाए। अगर एक बोनाफाइड एक जेन्युइन डिसेबल इंसान है वो सर्टिफिकेट देके मांग सकता है, ये रिक्वायरमेंट, ये चीज ऐसा होना चाहिए। और एक 5वीं चीज ये भी है, लाइव स्ट्रीमिंग में
कुछ प्रोसीडिंग्स में साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ इनिशियली बोल रहा हूँ, बाद में तो सब में होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे जुडिशरी के पास, हमारे देश के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन धीरे धीरे सब प्रोसीडिंग्स में जहां भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है वहां पे प्रोवाइड करा। बिल्कुल राहुल, जैसा आपने बताया, मैं गिल साहब से भी जरूर जानना चाहूंगी। गिल साहब, राहुल ने कुछ वैसे शॉर्ट टर्म मेजर्स की बातें बताई जो होनी चाहिए, और मैं समझ रही हूँ कि ये सारे ख्याल, ये सारे उपाय तभी आए होंगे, ये सभी सोच तभी आई होगी जब रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां दिव्यांगों को होती हैं उसको देखा गया होगा। आपके खुद के बहुत अनुभव रहे होंगे, रोज आप कई परेशानियों का सामना करते हैं। क्या आप अपने, मेरे दर्शकों के लिए आप वो सारे अनुभव जो हैं वो साझा कर पाएंगे कुछ? दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी तो बहुत बड़ा इशू है और उसके लेके काम भी किए जाने चाहिए। अभी मैं रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वहाँ उनके लिए कोई लिफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहाँ गेट पे कोई, इवन तो हाई कोर्ट के अंदर व्हील चेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो उस सब चीजों को लेके जब जुडिशरी में ही वो सब चीजें हैं जहाँ से सब लोगों को न्याय मिलता है, वहाँ पे तो उस चीज को लेके जैसे अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, तो उस तरफ भी काम होगा और डेफिनेटली उससे सभी को फायदा होगा। जो जितने भी दिव्यांगजन है उनको इससे फायदा होगा। अभी मैंने जब वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं गया अपनी मैटर को लेके, तो वहाँ पे स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी वहाँ पे। तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह आपको कैसे भी करके आपको वहाँ तक कोर्ट रूम तक जाना होगा। तो एटलीस्ट जुडिशरी को कोर्ट रूम तक आने की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो दैट अपनी बात को एक एप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर रखा जा सके और वहाँ से एक रोड मैप तैयार हो सके कि भी चीजों को कैसे इम्प्रूव किया जाए टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बिल्कुल जी। तो जी अभी मैंने अभी नेक्स्ट अपनी हियरिंग में ये मतलब प्लान किया है कि मैं माननीय जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको एक लेटर लिखूंगा और उनको कहूंगा कि इस तरफ थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके काम ध्यान दिया जाए। जी, डॉक्टर संजय जैन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय जैन, जैसा कि अभी कविंद्र जी ने भी बताया कि कितनी मुश्किल हुई उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने पर। केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं, वो तो बहुत बड़ी कोर्ट है। इसके अलावा आप कल्पना कीजिए कि जिलों की अदालतों में क्या होता है। आपको क्या लगता है कि जो हमारा बुनियादी ढांचा है, खासकर अधीनस्थ न्यायालयों का, वो कितना मजबूत है? और आखिर सच्चाई हम सभी जानते हैं, लेकिन इसको अगर अपग्रेड करना हो तो किस तरह का सुझाव आपके पास है? बिल्डअप तो नहीं है सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं गया है कि डिसेबल्ड व्यक्ति कोर्ट में आ सकते हैं। सोचा तो यही जाता है कि डिसेबल्ड व्यक्ति को कोर्ट में आने की क्या जरूरत है। तो अजम्पशन ये है कि भाई इन लोगों को क्या जरूरत है कोर्ट की। तो इसलिए कोर्ट का फिजिकल डिजाइन हो या कोर्ट का टेक्नोलॉजिकल टेम्पलेट हो, या कोर्ट में कॉन्शियसनेस की बात हो। जैसे अभी कल मेरी बात कुछ बेंगलोर के लोगों से हो रही थी, तो बेंगलोर सिटी सिविल कोर्ट में कुछ 10-12 ब्लाइंड व्यक्तियों को जॉब दिया गया है। तो वो मुझे बहुत दुख के साथ बोल रहे थे और बहुत इंसिस्टेंस के साथ वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे कि सर आप कुछ करिए, सो दैट हमें, अगर हमारी नियुक्ति लोअर डिवीजन क्लर्क या अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर हुई है, तो हमसे पियोन का काम क्यों लिया जाता है? हमको कोई सुनिश्चित काम क्यों नहीं दिया जाता? हमको कोई डेजिग्नेटेड वर्क क्यों नहीं दिया जाता? तो किसी भी चीज के लिए गेयर्ड नहीं है लोअर कोर्ट्स, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसमें सुधार आएगा। मैं सीधे कविंद्र कुमार गिल साहब आपके पास आऊंगी। जब हम दिव्यांग की बात करते हैं, चुनौतियां हमने बहुत देखी, आपने भी बताई कि किस तरह से जो अदालत की बिल्डिंग्स हैं वो भी एक तरह से चुनौती ही है वहां तक पहुंचना। एक वकील के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्लाइंट्स की होती है। क्या आपको लगता है कि जो दिव्यांग वकील हैं उन पर क्लाइंट विश्वास करते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं, या वो एक बाधा हो जाती है उनकी प्रैक्टिस में? ये आपकी बात बिल्कुल सही है।
ये एक क्लाइंट जो है, एक जो दिव्यांग वकील होता है उसके ऊपर बहुत देर से ट्रस्ट करता है और बहुत सोच समझ के उसको केस देता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई इसकी एक्सेसिबिलिटी न्यायपालिका तक जो न्यायपालिका है वहां तक पहुंचने में इसकी एक्सेसिबिलिटी बाधा है, बनती है, इसको वहां तक जाने में प्रॉब्लम है। तो एक क्लाइंट के लेवल पे भी एक वकील को काफी कुछ फेस करना पड़ता है और क्लाइंट उसको ना अपना काम देके थोड़ा सा सोचता है, काम देने से पहले 10 बार करेगा नहीं करेगा, वहां तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं क्लाइंट लेवल पे। जी। और जब केसेस मिल भी जाती है तो क्या फीस को लेके, जैसे अभी हम लोगों ने ये भी हाल फिलहाल में देखा है और कई बार मैंने ये बहस भी रखी है सबके सामने कि किस तरह से जो न्याय की प्रक्रिया है वो महंगी होती जा रही है, फीस वकीलों की बहुत ज़्यादा होती जा रही है। क्या आपको लगता है कि फीस को देने में भी भेदभाव होता है जो दिव्यांग वकील है और एक? जी बिल्कुल होता है मैम, बिल्कुल होता है। वो फीस को लेके भी भेदभाव होता है, प्लस जो कैपेबल लॉयर्स होते हैं, जो फिजिकली कैपेबल है, नॉट लीगली, पर जो फिजिकली कैपेबल है उनके मुकाबले जो दिव्यांग वकील होते हैं उनको फीस का स्ट्रक्चर भी उनको कम मिलता है और उनको उस लेवल पे फीस नहीं मिलती है। उनकी सर्वाइवल भी थ्रेट पे होती है, उन्हें रोज अपने परिवार को, अपनी फैमिली को पालने की उस जो फीस स्ट्रक्चर उसको दिया जाता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। जी बिल्कुल। और इन चुनौतियों के सामने अदालतें कैसे खड़ी रही हैं, ये जस्टिस भंवर सिंह आपके पास आना चाहूँगी। और जैसा कि हमने ये देखा कि किस तरह से क्लाइंट्स की तरफ से भी एक तरीके से भेदभाव का सामना करना पड़ता है वकीलों को, लेकिन अदालतों ने अपने फैसलों से दिव्यांगों के हकों की रक्षा हमेशा की है। किस तरह से आप देखते हैं, कौन से ऐसे फैसले हैं जो इस वक्त आपको याद आ रहे हैं जिससे ऐसा स्पष्ट हुआ कि भले ही कोई साथ ना हो लेकिन दिव्यांगों के साथ अदालतें हमेशा रही हैं? अदालतों ने हमेशा से दिव्यांगों के हितों की रक्षा की है जी। और जहां भी ये जरूरी हुआ, जैसे विकास कुमार एक यूपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए एक राइटर की मांग कर रहे थे, परंतु उनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने ना तो राइटर ही दिया ना कोई सहायता ही की। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर किया, परंतु वहां से भी उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको एक सहायता दी और ये कहा कि विकास कुमार को ही नहीं बल्कि ऐसे सभी दिव्यांगों को राइटर की सुविधा देनी चाहिए, लेखक की सुविधा देनी चाहिए जो लिखने में असमर्थ हों, और मेडिकल सर्टिफिकेट जिनके लिए जारी किया गया हो, ऐसे सभी दिव्यांगों को सहायता देनी चाहिए लेखक की। जी। मेरा अनुभव ये रहा है कि जब मैं कंज्यूमर कमीशन लखनऊ में चेयरमैन के पद पर था, प्रेसिडेंट के पद पर था, तो मैं जो ऐसे दिव्यांग जन आते थे जो या तो एक्सीडेंट में घायल हो गए, जिनका कोई अंग कट गया, या वो किसी मेडिकल ऐसी डिजीज से ग्रसित थे जैसे सेरिब्रल पैलेसी की एक बीमारी होती है जो दिमाग की होती है, उसमें डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से भी वो सेरिब्रल पैलेसी की बीमारी हो जाती है। ऐसे केसेस में जो भी दिव्यांग हुए लापरवाही की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, मैंने उनको भरपूर कंपनसेशन दिया और उनके साथ न्याय किया, ताकि उन सभी ऐसे दिव्यांगों को और उस तरह के लोगों को ये भी प्रेरणा मिले कि वो जल्दी से अपनी अदालत का, अपने पास की अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और अपनी न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए गुहार कर सकें। बिल्कुल। राहुल, आप जस्टिस चंद्रचूड़ के लॉ क्लर्क रहे और जैसा कि आपने खुद ही बताया, और साथ में जो न्यायपालिका की कार्यवाही है उसको बहुत करीब से देखा आपने, समझा। अगर ई कोर्ट की हम बात करें, ई कोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका
ने जैसे कंप्यूटराइजेशन वहाँ पर हुआ, दिव्यांगों के संदर्भ में भी ये एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और ख़ासकर लोअर कोर्ट्स की दिक्कतों की हमने बात की, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की दिक्कतों की हमने बात की है, उनकी बिल्डिंग्स जैसी हैं, तो शायद ये कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद बहुत जल्दी नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो शायद ज़्यादा सुविधा मिल पाएगी, दिव्यांगों को ज़्यादा सक्षम और उपयुक्त बनाया जा सकेगा। आपको लगता है? जब मैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए एक जुडिशियल लॉ क्लार्क था, मतलब उनका जूनियर था 2020-21 में, तो तब वो ई कमेटी के चेयरपर्सन थे, अभी भी हैं। तो ई कमेटी जो है वो जुडिशरी में डिजिटाइजेशन को ओवरसी करती है अक्रॉस द कंट्री। जी। उस कमेटी ने एक ये अपना मैंडेट बनाया था कि हम मेक श्योर करेंगे कि टेक्नोलॉजी, जितना जुडिशियल टेक्नोलॉजी जुडिशरी में जो इस्तेमाल होती है वो डिसेबल फ्रेंडली बन पाए। काफी लोग हैं हमारे देश में इस तरीके के, तो उनके लिए तो वो वाला कैप्चा भी नहीं चलेगा, तो उनके लिए टेक्स्ट कैप्चा ही चल सकता है या ओटीपी ही चल सकता है। तो टेक्स्ट कैप्चा सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट ने लाना जरूरी है, और अभी होपफुली ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये करना, अगर थोड़ा सा इस पे समय दिया जाए तो ये हो सकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पीडीएफ जो रहते हैं, आजकल के जमाने में सब डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आते हैं जी। तो अब उनको एक्सेसिबल बनाना, अब कुछ कोर्ट्स में वो लोग वाटरमार्क लगा देते हैं पेज पे, बहुत ही बड़ा सा। उस वजह से जो कोई टेक्नोलॉजी है जो ब्लाइंड लोग यूज करते हैं, जो मैं यूज करता हूँ, वो पढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि वाटरमार्क सब चीज हाइड कर देता है। अब तो खैर ये कम हो गया है, बट ट्राइब्यूनल तब भी कुछ कुछ करते हैं। तीसरा ये है कि डिजिटल सिग्नेचर यूज करना, फिजिकल सिग्नेचर नहीं। चौथा, क्योंकि डिजिटल फिजिकल करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, उसको फिर स्कैन करते हैं, उस चक्कर में पूरी उसकी एक्सेसिबिलिटी बिगड़ जाती है और कुछ समझ नहीं पाते अगर आप उसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ सुनने की कोशिश करो तो। ठीक है। चौथा ये चीज है कि सिक्योरिटी सेटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्क्रीन रीडर, जो टेक्नोलॉजी ब्लाइंड लोग यूज करते हैं उसको स्क्रीन रीडर बुलाया जाता है, वो उसके रास्ते में आए, मतलब वो कहे कि क्योंकि सिक्योरिटी सेटिंग्स है इसलिए हम आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ऐसी क्या सिक्योरिटी हो गई कि जिसको एक्सेस करना है वो ही ना कर पाए? सिक्योरिटी सेटिंग अपनी जगह है, मगर एक्सेसिबिलिटी भी अपनी जगह। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, अगर हम पढ़ाई की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, तो वो भी एक अलग चिंता है। संजय जैन साहब हमारे साथ है। क्या लगता है जब एक प्रोफेसर के रूप में देखा जाए तो जो कानून की किताबें जो है, वो जो पूरा पाठ्यक्रम है वो कितना ब्रेल संगत है? आपको कानून का अध्ययन करते समय कितनी परेशानी हुई? अपने अनुभव भी होंगे आपके। क्या आपको लगता है कि अभी भी स्थिति सुधरी है या फिर वैसी ही है? लॉ में ब्रेल में तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था, उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन फर्क यह है कि उस वक्त टेक्निकली भी ब्रेल में अवेल करना बहुत मुश्किल था। आजकल काफी कॉलेजेस में ब्रेल प्रिंटर्स अवेलेबल है, तो कुछ हद तक आपको ब्रेल में मटेरियल मिल सकता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट प्रेस की जिम्मेदारी है कि जो महत्वपूर्ण कानून है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो या इंडियन पिनल कोड हो, ऐसे कानूनों को ब्रेल में पब्लिश करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट प्रेस की, और जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट प्रेस को ये पब्लिश करना चाहिए जी। और सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली एक जजमेंट में, अजय सूद जजमेंट में, चंद्रचूड़ साहब ने, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बहुत अच्छे से, बहुत अप्रोप्रिएटली कहा कि जजमेंट्स भी एक्सेसिबल होनी चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। बिल्कुल। हाँ। तो जब आप जजमेंट वेबसाइट पे डालते हो तो वो ऐसे फॉर्मेट पे डालिए जो फॉर्मेट एक्सेसिबल हो, स्क्रीन रीडर के लिए एक्सेसिबल हो, मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर के लिए एक्सेसिबल हो। तो लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं अपने देश की तो तुरंत ख्याल आता है कि विदेशों में क्या स्थिति होगी। राहुल, आपके पास ही आना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने खुद ऑक्सफोर्ड से एमफिल किया लॉ में, अगर हम बात करें दिव्यांगों की और वहाँ के दिव्यांग पेशेवरों की और विशेष रूप से वकीलों की, किस तरह का माहौल वहाँ था? क्या आपको लगता है कि अभी भी हमारे अंदर उतनी संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन विदेशों में इस समस्या को लेकर लोग ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं? तो डेफिनेटली बेटर है। फॉर एग्जांपल
रिसोर्सेज, खैर हमारे पास भी कुछ ऐसा पैसे की कमी है ऐसा तो मुझे नहीं लगता हमारे देश में अब तो। इट्स मोर अ क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। बट वहां पे जैसे कि आपको सिस्टम्स है वहां पे, ठीक है। अब जैसे मैं 2-3 एग्जांपल ले सकता हूँ। एक वहां पे लाइब्रेरी जो है, लॉ लाइब्रेरी है ऑक्सफोर्ड की, उनका एक यूनिट है जिसका ये काम है कि कोई भी डिसेबल स्टूडेंट रहे तो उसको हम डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल बना करवा के देंगे। तो वो लोग उसको स्कैन करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में है, और हमको पहले दे देंगे मैटर आने के, आई मीन वो पर्टिकुलर क्लास के, ताकि हम उसको पढ़ सकें और उस बेसिस पे प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। नंबर 2, वहां पे ये एक एडवांटेज था कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है डिसेबल्ड लोगों के लिए। मतलब मैं खुद रास्ते पे चल सकता था, इधर से उधर जा सकता था, अपनी ग्रोसरी लेने जाना है, दोस्तों से मिलने जाना है, क्लास के लिए जाना है, तो मैं केन लेके रास्ते पे जा सकता था, रोड क्रॉस कर सकता था। यहाँ पे नहीं कर सकता। तो वो जरूर एक फर्क था। और तीसरी चीज ये है कि ऐसा भी नहीं है कि वहां पे कुछ बहुत ही बेहतर है हमारे यहाँ से। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, आजकल भारत भी कहीं पीछे नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम मतलब बहुत ही पीछे हैं और उनको बहुत कुछ पता था। वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं। वहां पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पर्सनल फ्रंट में आपको कोई खाना बनाने के लिए नहीं मिल सकता, अगर आप ब्लाइंड हो तो कोई ड्राइवर नहीं मिल सकता। जी बिल्कुल। और कुलविंदर, अगर बात जैसे कि हमने दिखाया कि चुनौतियां ऐसा नहीं कि हमारे देश में, विदेशों में भी हैं। हाँ, कुछ सुविधाएं ज्यादा हैं। आपने पढ़ाई भी की होगी और अब आप काम भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही फर्क आपने देखा होगा और चुनौतियां भी देखी होंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जो हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद यही है कि इस कमेटी में कुछ इस तरह के सुझाव आए, जो क्योंकि डिसेबिलिटी भी है वो कई तरह की है, उन सब को इकट्ठा करके और एक ऐसा समाज बनाना, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें सबको सुविधा हो। क्या आपको लगता है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा? और अगर फिर भी अगर हम करना चाहें तो किन चीज़ों पर मुख्य ध्यान देने की ज़रूरत आपके हिसाब से है? एक तो जब आपकी पढ़ाई होती है तो उसमें आपका फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जितने सपोर्टिव और कोऑपरेटिव होते हैं, आपके एजुकेशन में उतना ही सपोर्ट हो पाता है। क्योंकि जो आपकी बेसिक एजुकेशन है, जो आपकी स्कूलिंग है, अगर वो कहीं आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटली और फिजिकली वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, तो वो फिर आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाता है और आप कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाते हो इससे। जी। तो जो आपकी एजुकेशन है उसके लिए तो आपका फैमिली सपोर्ट, और फैमिली को भी थोड़ा सेंसिटिव, फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा सेंसिटिव और कोऑपरेटिव होना चाहिए, और स्पेशली उनका ध्यान रखा जाना चाहिए जो दिव्यांग है, जिनको फिजिकल या मेंटल किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको स्पेशली उनकी एजुकेशन को लेकर सेंसिटिव होना चाहिए सभी फैमिली मेंबर्स को, और उसकी पढ़ाई जरूर कराई जानी चाहिए। रही बात चुनौतियों की, जो ये सब चुनौतियां हैं, इनको फेस करना और उनका सोल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसको लेके एक अवेयरनेस होनी चाहिए, इसको लेके एक इनिशिएटिव क्रिएट किया जाना चाहिए, हम एक ओरा क्रिएट करें कि भाई इसको लेके हमें काम करना है। अगर हम इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली वी हैव फाइंड द सॉल्यूशन। जी, लेकिन सोल्यूशन भी होगा जी, बट वो धीरे धीरे होगा। जितना कॉर्पोरेट, जितना सोशल, जो हमारी जुडिशरी है, या जितने हमारे जो सोशल रिसोर्सेज हैं, जितने उस पर यूज हो पाएंगे, उतनी जल्दी हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। मैं संजय जैन के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि वो अपने अध्ययन और नौकरी दोनों के बीच की चुनौतियां, क्योंकि बात हम जब वकालत की कर रहे हैं तो केवल वकालत ही नहीं, लॉ प्रोफेसर्स हैं, उनकी भी अपनी चुनौतियां, और वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। किस तरह का व्यक्तिगत अनुभव रहा है संजय जी अध्ययन के समय के? आपने बताया कि किस तरह से ब्रेल में किताबें नहीं हुआ करती थी और आज भी नहीं है, लेकिन आज जब आप पढ़ा रहे हैं और उसमें भी चुनौतियां कई होती होंगी, बच्चों की तरफ से भी आती होंगी, किस तरह से उसका सामना करना पड़ता है? मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज्यादा है। 25 साल मुझे लग गए नेशनल लॉ स्कूल में जॉब लेने के लिए। दो मेरा कोई बायोडाटा इंफीरियर नहीं था, उतना ही अच्छा था जितना बाकी टीचर्स का। लेकिन मुझे 25 साल लग गए। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं
नेशनल लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया था, तो मुझे कहा गया यहाँ का टेरेन आपको सूट नहीं करेगा। विजुअल डिसेबिलिटी का टेरेन से क्या संबंध है? बिल्कुल। इसके अलावा जो एक चैलेंज मैं देखता हूँ लॉ स्कूल्स के बारे में या ओवरऑल स्टडीज के बारे में, कि कई बार डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन बीच में उनका ड्रॉप आउट हो जाता है और उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है लॉ स्कूल्स में या कॉलेजेस में। तो मुझे लगता है कि सस्टेन करना बहुत मुश्किल है लॉ स्टूडेंट्स को, और पर्टिकुलरली अगर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हो तो उनको मदद करने की जरूरत है, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस रेजिंग, ये सब होने की जरूरत है। मेरे जमाने में तो ये कुछ बिल्कुल ही नहीं था, अब कम से कम आवाज उठा रहे हैं लोग, तो बिल्कुल जी, होपफुली बिल्कुल कुछ अच्छा होने की। जी, और यही बात जस्टिस भंवर सिंह भी कहना चाह रहे थे शायद। जस्टिस भंवर सिंह, एक और आपसे सवाल जरूर रखना चाहूंगी। आपने अपने अनुभव भी बताए, और भी अनुभव आपसे जरूर साझा करना चाहेंगे हम सभी। क्या आपको लगता है कि जजेज के सामने जब ये मसले आते हैं तो वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और ये लगातार उनके ख्याल में होता है? क्योंकि जैसा कि हमने तमाम उदाहरण भी दिए कि अदालतें हमेशा से इस विषय को लेकर बेहद संवेदनशील रही हैं। क्या लोअर जुडिशरी में भी यही हाल होता है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाएं तो क्या इतनी ही संवेदनशीलता रहती है? आपके अनुभव किस तरह से रहे हैं? मेरा अनुभव ये रहा है कि जब मैं कंज्यूमर कमीशन लखनऊ में चेयरमैन के पद पर था, प्रेसिडेंट के पद पर था, तो मैं जो ऐसे दिव्यांग जन आते थे जो या तो एक्सीडेंट में घायल हो गए, जिनका कोई अंग कट गया, या वो किसी मेडिकल ऐसी डिजीज़ से ग्रसित थे जैसे सेरिब्रल पैलेसी की एक बीमारी होती है जो दिमाग की होती है, उसमें डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से भी वो सेरिब्रल पैलेसी की बीमारी हो जाती है। ऐसे केसेस में जो भी दिव्यांग हुए लापरवाही की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, मैंने उनको भरपूर कंपनसेशन दिया और उनके साथ न्याय किया, ताकि उन सभी ऐसे दिव्यांगों को और उस तरह के लोगों को ये भी प्रेरणा मिले कि वो जल्दी से अपनी अदालत का, अपने पास की अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, बिल्कुल, और अपनी न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए गुहार कर सके। जी, कुलदीप, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि संगठन में भी, खासकर वकीलों के संगठन, संस्थानों, ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है, और वो शायद ज़्यादा सशक्त माध्यम होगा जजों तक, अदालतों तक अपनी बात रखने के लिए, सरकारों के सामने अपनी बात रखने के लिए और समाज के सामने भी अपनी बात रखने के लिए। अगर ऐसा करना हो तो किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगे कि किस तरह से दिव्यांग वकील अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर पाएं विभिन्न संस्थानों में? इसके लिए तो जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया है कि जो इनकी पढ़ाई होती है, जो दिव्यांगों की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको बेहतर किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए कि उनकी पढ़ाई बीच में कहीं डिस्टर्ब ना हो। और लीगली अपनी पढ़ाई करने के बाद जब वो एज एन एडवोकेट एनरोल हो तो वो अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे आके कर पाए। जितने ज्यादा संख्या में दिव्यांग वकील अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को एनरोल कराएंगे बार के साथ में, और डेफिनेटली उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और उनके अंदर अवेयरनेस भी आएंगी, और वही अवेयरनेस को वो आगे स्प्रेड कर पाएंगे। जो संगठन है, जो बार एसोसिएशन हैं, जो अलग अलग कोर्ट्स की जो बार एसोसिएशन है, उनमें भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उससे सभी को उससे फायदा होगा। जी, क्या आपको लगता है कि जो बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल है, या बार काउंसिल में तो फिर भी प्रतिनिधित्व है कुछ मात्रा में, लेकिन तमाम एसोसिएशंस में भी मैंडेटरी करना चाहिए, या अलग से एक दिव्यांग वकीलों का एक ऐसा एसोसिएशन बने जहां से आवाज निकले तो वो आवाज पहुंचे दूर तक? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से कुछ व्यवस्था करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और इवन तो जो एग्जिस्टेड जो एसोसिएशन है उसमें भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। तो भाई उनको जो रिजर्वेशन कोटे में उनको प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उनकी आवाज जाएगी, उनकी जुडिशरी तक आवाज जाएगी, वहां से एक सोल्यूशन निकलेगा
जो पूरी सोसाइटी को फायदा करेगा। बिल्कुल। राहुल, जब हम बात करते हैं दिक्कतों की, अब आप वकील भी हैं, आपने बताया किस तरह का अनुभव आपका रहा है अभी तक जब आप काम कर रहे थे, लेकिन अब जब आप फ्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ऐसे में कई सारी चुनौतियां आपने अपने सामने देखी होंगी। किस तरह की परेशानी हुई, और अगर इन परेशानियों के मद्देनजर हम देखें तो कितनी उम्मीद हम इस कमेटी से कर सकते हैं? मैं कोर्टों में वकालत करता हूँ और काफी कठिन है एक डिसेबल्ड इंसान के लिए हमारे कोर्ट्स में लिटिगेशन करना। जी। एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा। अब जैसे मैं कोर्ट्स में इधर से उधर जाना रहता है हियरिंग के लिए। एक हियरिंग एक कोर्ट में है, दूसरी हियरिंग दूसरे कोर्ट में है, तो इधर से उधर भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ती है हियरिंग वाले दिन। अब होता ये है कि सब लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने ड्राइवर को साथ लेकर जाऊं, क्योंकि वो देख सकता है, तो वो मुझे इधर से उधर ले जाएंगे। अब हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में ये मैंने प्रैक्टिस है मेरा, वहां पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप एक पास बनवा पाओ एक ब्लाइंड लॉयर की तरह कि भाई ये आदमी मेरे साथ आएगा, ये मेरा ह्यूमन एड है, इसको भी पास बन जाए। तो मुझे उनको लिटरली अपना क्लर्क दिखाना पड़ा कि ये मेरा, जैसे जो कोर्ट के क्लर्क होते हैं ना ऑफिस में, वो दिखाना पड़ा ताकि उनके लिए पास बन पाए, और उस चीज को भी बहुत टाइम लग गया। तो वो एक बात याद ध्यान में आती है। फिर उसके बाद अब हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है ना कोई कि अब काफी डॉक्यूमेंट्स, भले अब टेक्नोलॉजी वैसे तो बहुत पोटेंशियल है उसको डिसेबल्ड लोगों के लिए चीज आसान बनाना, बट अभी भी बहुत सारे पीडीएफ जो हैं वो सर्चेबल नहीं होते, वो इमेज बेस्ड होते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है, पर जानना बहुत आवश्यक है जी। लोग पीडीएफ इमेज बेस्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से मान लो मेरा कल हियरिंग है और मुझे रात को एक फाइल मिल रही है, सॉफ्ट कॉपी में ही मिल रही हो, ठीक है, ये भी नहीं मैं कह रहा कि वो हार्ड कॉपी में है, मतलब कंप्यूटर पर ही ई फाइल ही मिल रही है, पर उसको भी पहले मुझे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाना पड़ेगा 500, 600, 700 पेज की फाइल को, फिर समझ में आएगा मुझे कि उसको मैं कैसे पढ़ पाऊं। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि आप सबों की बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो तमाम दिक्कतें हो रही हैं लोगों के सामने, खासकर दिव्यांगों के सामने, उसमें केवल ऐसा नहीं कि केवल तकनीक की ही भूमिका है या फिर जो समाज है उसी की भूमिका है। एक समग्र रूप से एक कुछ कार्रवाई करने की, एक समझ की, संवेदनशीलता को बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे सामाजिक रूप से, न्यायपालिका की तरफ से या फिर हमारी सरकारों की तरफ से। कितनी उम्मीद हम लोग बांधें कविंद्र इस कमेटी से, और इस कमेटी के ने जिस तरह से काम करना शुरू किया है रायशुमारी से, कितनी उम्मीद हमें बांधनी चाहिए, और ख़ासकर दिव्यांग वकीलों के बीच इस बात को लेकर किस तरह का उत्साह है, इसको ज़रूर मैं जानना चाहूँगी। और इससे शायद बहुत हद तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हम किस राह की ओर बढ़ रहे हैं। मैम, सच में जो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया है इस बारे में, और इससे हम सभी लोग बड़े खुश भी हैं और प्राउड फील कर रहे हैं कि एटलीस्ट उच्चतम न्यायालय ने कुछ ऐसा किया जिससे एक मैसेज जाता है सोसाइटी में कि भाई दे हैव टू बी मेक अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स विच फेस बाय द डिसेबल्ड लॉयर्स जी। तो उसको लेके अभी मैं भी अपने पॉइंट्स तैयार कर रहा हूँ, जिसको मुझे जो कमेटी ने सुझाव मांगे उस पर मैं अपने पुट अप करूंगा, और होप सो कि भाई वो चीजें बेटर होंगी, और जब एक रास्ता स्टार्ट होगा तब देन हम उसके फिनिश भी कर पाएंगे, उसको एक अच्छे एंड पे भी ले जा पाएंगे, जिससे सभी के लिए अच्छा होगा जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो काफी पहले लिया जाना चाहिए था जी, बट अब लिया गया तो बहुत अच्छा लिया गया, देर है दुरुस्त है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सालों पहले 60 के दशक में एक फिल्म आई दोस्ती, जिसमें दिव्यांग दोस्तों की कहानी थी, और उसमें एक मशहूर गाना था कि जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी तरह।
जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। बस इसको ही एक तरह से सार पंक्तियाँ समझनी चाहिए कि अगर समाज में दिव्यांगों को लेकर एक भाव ये उभरे कि जैसे हम हैं वैसे ही सामान्य रूप से वो भी व्यक्ति हैं, वो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर ये भाव उभरे, एक दूसरे पर विश्वास उभरे, तो शायद अदालत को भी कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उतनी संवेदनशीलता हम सबों के अंदर होती कि हमें इनकी परेशानियां अपनी परेशानी लगती। कमेटियां बनती रहेंगी, सरकार की तरफ से तमाम घोषणाएं आते रहेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे और आपके अंदर ये संवेदनशीलता उत्पन्न करने की, जहां हम दिव्यांगों की समस्या को, दिव्यांगों की दिक्कतों को अपनी दिक्कत समझें और उन पर उतना ही विश्वास करें जितना हम एक सामान्य तथाकथित तौर पे सामान्य व्यक्ति पर करते हैं। ये विश्वास ही उनकी कुंजी है, उनकी सफलता की कुंजी है। तो इस उम्मीद में कि हम और आप अब से जो दिव्यांग हैं उन्हें उतना ही सामान्य समझेंगे जितना हम और आप अपने को समझते हैं। और अदालत की ये कार्रवाई जाहिर सी बात है कि एक नई उम्मीद लेकर आई है इस विशेष वर्ग के लिए, और ये उम्मीद अब जिसको कहा जाए वास्तविकता बन के सबके सामने होगी, इसी आशा में आज बस इतना ही। नमस्कार।